साहित्य के कालजयी रचनाकार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न कालजयी रचनाकारों पर, उनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवियों में, आधार स्तंभ कवियों में उनका विशेष नाम है। प्रकृति से उनका अद्भुत लगाव रहा, प्रकृति के चितेरे रहे, इसीलिए उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना गया। प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे हैं और जिस तरह से अंग्रेजी साहित्य में, पश्चिमी साहित्य में वर्ड्सवर्थ का नाम है, जिन्होंने प्रकृति के मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है, उसी तरह से हिंदी में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के मनोरम चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए पंत जी को हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, पर वास्तव में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद रहे। उन्होंने छायावादी प्रवृत्तियों के जो बीज वपन किया, उस बीज को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित करने का कार्य आगे सुमित्रानंदन पंत करते हैं। तो आज हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, रचनाओं का विषय, उनका साहित्यिक अवदान, उनके सृजन की प्रेरणा। इन सब बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज का हमारा व्याख्यान रहेगा। सुमित्रानंदन पंत के व्यक्तित्व की अगर हम पहले बात करें, तो क्योंकि व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभाव उनकी सृजनशीलता पर पड़ता है। सृजन धर्मिता व्यक्तित्व पर से प्रभावित भी होती है, उसके आधार पर भी निर्मित होती है। बड़े सौम्य व्यक्तित्व के धनी रहे, संवेदनशील, भावुक कवि थे। इनका जन्म अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ और वे पूरा प्रदेश पर्वतीय प्रदेश रहा, जहां प्रकृति का मनमोहक दृश्य वे निरंतर निहारा करते थे। वे स्वयं अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि मैं एकांत में बैठ करके निरंतर प्रकृति का निहारा करता था और यही प्रकृति ही उनकी सृजन की मूल प्रेरणा रही और व्यक्तित्व उनका मनमोहक रहा। पहले उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में ही प्राप्त की और उसके पश्चात आगे की शिक्षा उन्होंने अल्मोड़ा में जाकर के की और वहाँ उन्होंने नेपोलियन का एक चित्र देखा और उस चित्र को देख करके, उसकी छवि को देख करके इन्होंने भी अपनी केश वृद्धि कर ली, अपने बाल बड़े कर लिए और पोशाक के परिवर्तित करने का बड़ा शौकीन रहे हैं। और पश्चिमी साहित्य की या पश्चिमी व्यक्तित्व को देखते हुए इन्होंने अपना व्यक्तित्व, अपनी वेशभूषा भी उसी तरह से रखी। कमीज, पैंट, कोट, टाई ये सब धारण करते थे और साहित्यकार, कवि समाज में इस तरह का व्यक्तित्व नहीं देखने को मिलता था। तो स्वयं पंत जी बताते हैं कि उनके एक मित्र ने उनकी टाई उतरवा दी, तो कहते तब से मैंने लंबे कोट को और बंद गले वाला कोट धारण करना शुरू किया और बड़े बड़े बाल रखते थे और अधिकांशतः तो प्रारंभ में लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये कवि है या कवयित्री है। कुछ लोग ये गलती कर भी जाते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका रहन सहन, उनका चेहरा देख करके ऐसा लगता था कि वो कोई कवयित्री है और प्रकृति के मनोरम आंचल में पल्लवित होने के कारण उनके व्यक्तित्व में एक भावुकता भी दिखाई देती है। और अल्मोड़ा से पढ़ने के बाद फिर उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए, फिर इलाहाबाद में रहे, तो अधिकांश जीवन इनका वाराणसी और इलाहाबाद में बीता और 1900 में इनका जन्म होता है और 1977 में 1977 में इनकी मृत्यु होती है। और
लगभग 9-10 वर्ष के थे जब इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। बाल्यकाल में ही जब विद्यालय में पढ़ते थे तब से ही इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी के चिंतन से, मार्क्स के साम्यवादी विचारधारा से, हीगल से, बंगला के रविंद्रनाथ टैगोर से, अरविंद दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित रहे। स्वामी विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस को, इन सब के दर्शन का, इन सब की विचारों का गहराई से अध्ययन किया और वह सब प्रभाव इनके चिंतन पर, इनके व्यक्तित्व पर और इनके साहित्य पर भी दिखाई देता है। इनकी काव्य यात्रा सुदीर्घ रही। एक व्यापक फलक लेकर के, विशाल फलक में इनकी काव्य यात्रा मिलती है। 1916 से प्रारंभ करते हैं और 1977 तक, 1977 जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु से पूर्व ही इन्होंने अंतिम कविता संक्रांति की रचना की और इनकी पहली कविता 1916 में गिरजे का घंटा, ये इनकी लिखी गई है। पर मूल रूप से जो सृजन धर्मिता है, जो निरंतर अनवरत लेखन की प्रक्रिया है, वे 1918-19 से प्रारंभ होती है। और पंत जी की एक जो लंबी सुदीर्घ सृजन धर्मिता रही, उनकी जो काव्य रचना की प्रवृत्ति को हम देखें तो वह परिवर्तनशील रही, विकसनशील रही। छायावाद के समय से प्रारंभ किया लेखन और उसके पश्चात प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और इन सब की प्रवृत्तियाँ उनका बीज रूप में हमें पंत जी की रचनाओं में दिखाई देता है। और जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, जब हम उनको देखते हैं और जो बिल्कुल परवर्ती काल में, प्रौढ़ अवस्था में, जब अरविंद चिंतन से प्रभावित होकर या मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित होकर रचनाएं करते हैं, तो दोनों दो विभिन्न ध्रुव दिखाई देते हैं। प्रारंभ उन्होंने भले ही छायावादी काव्य से किया। छायावादी काव्य प्रवृत्तियां जिनमें भाव के स्तर पर भी और अभिव्यक्ति के स्तर पर भी नूतनता थी। भाव के स्तर पर जहां द्विवेदी युग और भारतेंदु युग से हट करके उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सूक्ष्मता को अपनाया गया, सूक्ष्म भावों को, अमूर्त भावों को मूर्तिकरण किया गया, और अभिव्यक्ति के स्तर पर लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, इनको केंद्र में रखा गया। तो पंत जी ने भी उसी तरह से जो अपनी प्रारंभिक रचनाएं थी, उनमें छायावाद की जो रचनाएं थी, उनमें इस छायावादी विशेषताओं को अपनाया। छायावाद के जो प्रवर्तक प्रसाद रहे, उन्होंने भी जब काव्य लेखन प्रारंभ किया तो ब्रज भाषा से लेखन प्रारंभ किया। उससे पूर्व हम देखते हैं, चाहे भारतेंदु युग रहा या द्विवेदी युग। भारतेंदु युग तो पूरी तरह से गद्य खड़ी बोली में था और पद्य ब्रज में था। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने खड़ी बोली को अपनाया, उसमें कविता प्रारंभ की, पर उसको हम खड़ी बोली का एक शैशव काल कह सकते हैं। और फिर प्रसाद जी ने भी जब लेखन प्रारंभ किया, उनकी प्रारंभिक हम रचनाएं देखते हैं, जो उनकी चित्राधार देखते हैं, प्रेम पथिक, झरना आदि देखते हैं, तो उन्होंने लेखन ब्रज में प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे वे खड़ी बोली की ओर अग्रसर हुए और खड़ी बोली में लेखन प्रारंभ किया। पर पंत जी ने खड़ी बोली में ही प्रारंभ किया, उन्होंने ब्रज भाषा में नहीं लिखा। उनकी अपनी एक प्रसिद्ध रचना है पल्लव, और उस पल्लव की भूमिका में वे विस्तार से खड़ी बोली की विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, ब्रज भाषा की सीमाओं को बताते हैं और रीतिकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप भी वो खड़ी बोली को लेकर के आते हैं। तो पंत जी ने लेखन ही खड़ी बोली से प्रारंभ किया, तो खड़ी बोली के पल्लवन
उसके सिंचन, उसकी परिष्कृति, उसके संशोधन में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। पल्लव पंत जी की रचनाएं देखें तो अनेक रचनाएं हैं, जैसे उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, गीत हंस, शंख ध्वनि, समाधिता आदि। और इनकी चुनी हुई रचनाओं को, जो विशेष प्रसिद्ध हुई रचनाएं, उनके अलग से भी संग्रह बने, चिदंबरा के नाम से, रश्मिबंध के नाम से, आधुनिक कविता के नाम से। तो इस तरह से निरंतर इनकी काव्य संग्रह 1918 से लेकर 1920 से लेकर के 1977 तक प्रकाशित होते रहे। एक व्यापक फलक है उनका। उन्होंने काव्य की विविध रूपों को अपनाया, गीति नाट्य की, काव्य रूपकों की, महाकाव्य, सभी विधाओं में उन्होंने काव्य रचना की। ज्योत्सना उनका प्रारंभिक गीति नाट्य है। रजत शिखर, सौवर्ण ये काव्य रूपक है। लोकायतन बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है। यद्यपि हम देखते हैं भक्ति काल तक तो अनेक महाकाव्यों की रचना हुई, पर आधुनिक काल में महाकाव्य कम रचे गए हैं। गिनती के महाकाव्य हैं पंत जी के समय तक। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास था, मैथिली शरण गुप्त का साकेत था, फिर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, और फिर इन्होंने लोकायतन की 2 भागों में रचना की। लोक चेतना को केंद्र में रखते हुए इस महाकाव्य की रचना हुई। गद्यात्मक रचनाएं भी की, अनेक समीक्षाएं भी की, परंतु पंत जी का कवि रूप ही अधिक प्रेरणास्पद रहा। उनका जो गद्यात्मक निबंध आदि रहे, उनके कारण उनकी पहचान कम बनी, कवि के रूप में अधिक पहचान बनी। क्योंकि स्वयं अनेक कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में, साहित्यिक गोष्ठियों में जाते थे और वहाँ कविता पाठ भी मधुर स्वर में किया करते थे। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, 60 वर्ष एक रेखांकन के नाम से, और इनकी समीक्षात्मक कृति है गद्यपथ, जिसमें विभिन्न प्रकार के निबंध मिलते हैं, अनेक समीक्षाएं उसमें मिलती हैं। तो ये तो हमने बात की मित्रों सुमित्रा नंदन पंत जी के रचना संसार को लेकर के, उनकी कुछ रचनाओं, प्रसिद्ध रचनाओं की हमने बात की। हम बात करें अगर उनकी काव्य यात्रा के विविध सोपानों को लेकर के, जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा कि पंत जी की जो काव्य सर्जना है वह विकसनशील रही है, परिवर्तनशील रही है। समय के अनुरूप उनकी अपनी विचारधारा में परिवर्तन आता रहा। जैसे जैसे वे दर्शन की गहराई में चलते चले गए, उनकी विचारधारा भी पल्लवित पुष्पित होती रही और उसके अनुरूप उनकी रचनाओं की भी भावधारा बदलती रही। तो काव्य यात्रा का अगर हम प्रथम सोपान की बात करें, पहले चरण की बात करें, तो वे छायावादी प्रवृत्ति से युक्त रहा। प्रारंभिक उनकी जो रचनाएं हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, ये छायावादी प्रवृत्ति से युक्त रही हैं। ये एक विशेष भावधारा एवं सौंदर्य चेतना से युक्त कविताएं रही हैं। इनमें प्रेम, विरह, प्रकृति और नारी की छवि के विविध चित्र उकेरे गए हैं। प्रेम मुख्य विषय रहा। प्रेम के दोनों पक्ष, श्रृंगार भी और विरह भी, संयोग श्रृंगार भी और विरह भी, दोनों का ही बहुत ही संवेदनशील चित्रण प्रसाद पंत करते हैं। और प्रकृति के तो वे सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो प्रकृति का आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, विविध संबंधों के रूप में, प्रकृति को कण कण में एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में, कहीं उपदेशिका के रूप में, कहीं सहचरी के रूप में, तो विभिन्न रूपों में प्रकृति का चित्रण करते हैं।
और वे चित्रण पूर्णतया मौलिक रहा। जो उनसे पूर्व भक्तिकालीन कविता या रीतिकालीन कविता या भारतेंदु युगीन कविता में प्रकृति चित्रण रहा, उससे भिन्न इनका प्रकृति चित्रण रहा, जिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का प्रभाव भी हम देख सकते हैं, वर्ड्सवर्थ का प्रभाव भी देख सकते हैं। तो इस तरह से, और उनका स्वयं का अपना व्यक्तित्व, क्योंकि बाल्यकाल में जब उनका जन्म ही हुआ था, उनकी माता की मृत्यु हो गई और वे प्रकृति को माँ के रूप में मानते हैं, तो सभी संबंधों को वो प्रकृति में ही देखते हैं। तो इस रूप से प्रकृति का एक सहज, स्वाभाविक, सचेतन चित्र प्रस्तुत करते हैं। और नारी की छवि के, नारी के विभिन्न रूप, नारी के प्रति एक स्वाभिमान का भाव, नारी के प्रति एक सम्मान का भाव वे रखते हैं। और नारी सौंदर्य के विशेष रूप से वे प्रशंसक रहे और उनकी कविताओं में नारी सौंदर्य के भी विविध चित्र दिखने को मिलते हैं। तो इनकी जो प्रथम चरण की कविता है, कविता संग्रह है, सर्वप्रथम है वीणा। यद्यपि इसमें सन 1918 से 1900 रचित कविताओं का संकलन है, पर इसका प्रकाशन बाद में हुआ। इससे पूर्व ग्रंथि का और पल्लव का प्रकाशन हो गया था। वीणा का प्रकाशन बाद में हुआ, परंतु ये पहली इनका काव्य संग्रह कहलाता है। और इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। और पंत जी स्वयं इस कृति को दूधमुआ प्रयास, बाल कल्पना कहते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक रचना है और स्वयं उस समय वे 18-19 वर्ष के युवक थे और लेखन का भी पर्याप्त अनुभव नहीं था। तो इस काल की रचनाओं में उन प्रौढ़ता का अभाव भी दिखाई देता है। एक प्रारंभिक रचना धर्मिता होने के कारण उसमें अनेक अभिव्यक्तिगत दोष भी दिखाई देते हैं। तो पंत स्वयं इस रचना को दूधमुआ प्रयास कहते हैं, बाल कल्पना कहते हैं। और अधिकांश गीतों में भोलापन, विस्मय, जिज्ञासा, निश्चल प्रेम, आत्मसमर्पण निहित है। कहीं वे प्रकृति के सौंदर्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं, कहीं उनके मन में जिज्ञासा का भाव जागृत हो जाता है। मौन निमंत्रण कविता हम देखें इनकी, उनकी हम नौका विहार कविता देखें, प्रकृति को लेकर जिज्ञासा का भाव होता है कि कौन मुझको बुलाता है, कौन निमंत्रित करता है, मौन। और निश्चल प्रेम दिखाई देता है, कहीं स्वार्थपरता नहीं है, कहीं कृत्रिमता का आभास नहीं है, कहीं इनकी कविताओं में, इनके गीतों में मधुकर की गुंजार है, कहीं कोयल के मधुरिम बोल है, कहीं सतरंगी प्रकृति के इंद्रधनुषी चित्र बिखेरे गए हैं। तो इस तरह से प्रकृति के मनोरम प्रांगण में जन्म लिया, उसी में पले बढ़े और वही प्रकृति उनकी रचनाओं में एक सहज स्वाभाविक रूप में अपनी विभिन्न छटाएं लिए हुए प्रस्तुत होती है। ऐसे ही इनकी दूसरी एक कविता संग्रह है ग्रंथि, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ। किशोरावस्था में भावुकता के धरातल पर रचित यह एक दीर्घ विरह गीत है। स्वयं उस समय युवावस्था में थे, किशोरावस्था और युवावस्था की संधि काल में थे, और उस समय भावुकता अधिक होती है, चिंतन मनन की स्थिति कम होती है, संवेदनशीलता अधिक होती है। तो एक विरह गीत की रचना करते हैं और इसको देख करके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। आचार्य शुक्ल जी अब एक प्रतिष्ठित आलोचक रहे, उनके सामने इतनी प्रौढ़, इतनी परिष्कृत कृतियाँ थी
और उसके सामने ग्रंथि, वीणा जैसी रचनाएं जो पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं हैं, जिन्हें वे स्वयं दुधमुआ प्रयास कहते हैं, तो उनमें वे प्रौढ़ता का अभाव दिखाई दिया। तो वे उसे कहते हैं कि इनमें कोई प्रसंग की भी नई उद्भावना, जैसे उपन्यासों में, कहानियों में प्रेम और फिर विरह दिखाया जाता है, उसी तरह इसमें भी एक प्रेम प्रसंग को लेकर विरह भाव का चित्रण किया गया है। पंत जी की ग्रंथि में मनोरम कल्पना, अलंकृत भाषा और अनुभूति की सघनता दिखाई देती है। कहीं पर भी ये नहीं लगता कि पंत जी कहीं कृत्रिम चित्रण कर रहे हैं, ऐसे लगता है इनके स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ है। ग्रंथि की कुछ पंक्तियां देखते हैं मित्रों, जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि किस तरह से वे अलंकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मनोरम कल्पना की तो वे ऊंची उड़ान भरते हैं। पूरा उनका छायावादी कविता जो है वो मनोरम कल्पना से युक्त रही है और भावुकता है उनमें। जैसे इन पंक्तियों में वे कहते हैं, इंदु पर उस इंदु मुख पर साथ ही थे पड़े मेरे नयन जो उदय से रक्तिम हुए थे पूर्व को, पूर्व था पर वह द्वितीय अपूर्व था। देखिए, अलंकारिक सौंदर्य भी है और मनोरम कल्पना भी है इंदु और इंदु मुख की, और किस तरह से पूर्व की लालिमा और मुख की लालिमा, रक्तिम हुए थे पूर्व को, पूर्व था पर वे अद्वितीय अपूर्व था। तो ये मनोरम कल्पना है, ये अनुभूति की सघनता है जो उनकी ग्रंथि में दिखाई देती है। इसके पश्चात जैसे जैसे कविता के क्षेत्र में पंत जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी कविताओं में एक प्रौढ़ता भी आती चली जा रही है। वीणा और ग्रंथि में जो प्रौढ़ता का अभाव आलोचकों ने देखा, वही प्रौढ़ता फिर पल्लव में दिखाई देती है। 1926 में ये प्रकाशित हुई और छायावादी काल का प्रौढ़तम काव्य संग्रह कहा जा सकता है इसे। 1918 से लेकर 1925 तक उन्होंने जिन कविताओं की रचना की, उसका ये संग्रह है और इसकी भूमिका बड़ी प्रसिद्ध रही है। पल्लव की भूमिका पर अनेक विद्वानों ने, अनेक आलोचकों ने चर्चा भी की है और पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। पल्लव की अनेक कविताएं भी पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रकृति सौंदर्य की भावना अधिक परिपक्व एवं प्रांजल रूप में अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि पूरी जो उनकी छायावादी रचनाएं हैं उनमें मुख्यतः कल्पना और प्राकृतिक सौंदर्य ये केंद्र में रहे हैं। और इसके लिए पंत जी ने अपनी कल्पना को विस्तार दिया है, प्रकृति के अपने जो एक अनुभव रहे उनको चित्रित किया है। और जो वीणा की भोली बालिका थी, वह यहाँ तक आते आते मुग्धा युवती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पंत जी अब स्वयं को भी एक बालिका रूप में चित्रित करते हैं पल्लव तक। स्त्रीलिंग में ही वे कविता की रचना करते हैं। तो वीणा में जिस भोली बालिका के उद्गार कविताओं में प्रस्तुत हुए हैं, वही भोली बालिका यहाँ आकर के मुग्धा युवती बन जाती है। पल्लव में जो कविताएं संकलित हैं, उनमें जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, मौन निमंत्रण, आंसू, उच्छ्वास, बादल, परिवर्तन। आंसू की बालिका के सौंदर्य का तो पंत जी ने बड़ा असाधारण चित्र प्रस्तुत किया है। वहाँ भी कहते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। देखिए कितनी सौंदर्य में उदात्तता है, एक गरिमा है। सौंदर्य भी कैसा है, पावन, पावन गंगा स्नान के समान। और वाणी में भी कल्याणी, वाणी भी मंगलमयी है, त्रिवेणी की लहरों का गान। तो सौंदर्य में कहीं पर भी अश्लीलता नहीं है, कहीं भी स्थूलता, मात्सलता नहीं है। सौंदर्य चित्रण करते हैं तो बड़ी उदात्त शैली में, गरिमामय ढंग से। इस तरह से पंत जो है
जब वे पहले चरण की कविताएं कर रहे थे, छायावादी कविताएं, तो तभी उनके भाव ये आए कि जो प्राचीन कविता, मध्यकालीन कविता या छायावाद से पूर्व की कविता है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो वे कहते हैं नवीन युग अपने लिए नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पंदन कंपन तथा नवीन साहित्य ले आता है और पुराना जीर्ण पतझड़ इस नवजात वसंत के लिए बीज तथा खाद रूप बन जाता है। नूतन युग संसार की शब्द तंत्री में नूतन ठाठ जमा देता है। तो इस तरह से एक नवीन जीवन को लेकर के, नवीन वाणी को लेकर के पंत अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को अपनी वाणी अभिव्यक्त करते हैं। तो इसी चर्चा को अभी हम अल्प विराम देते हैं, उसके बाद अगले व्याख्यान में पुनः जारी रखेंगे। धन्यवाद।